हेलो दोस्तों, मैं सिंह रावल एक बार फिर अनिवार्य की क्लास के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, जैसा कि अपनी पद्य की क्लासें चल रही है और आज अपनी अंतिम क्लास है और आज अपने जो कवि हैं उमाशंकर जोशी, उनकी दूसरी कविता अपन पढ़ रहे थे। पहली कविता अपन पढ़ चुके हैं, आज दूसरी कविता अपन पढ़ते हैं, बगुलों के पंख। ठीक है दोस्तों, बगुलों के पंख कविता की यदि बात करें तो वैसे मैं उस दिन भी बता चुका हूँ आपको कि ये दोनों कविताएं, बात करें अपन गुजराती में थी, जिनका हिंदी रूपांतरण किया है रघुवीर चौधरी और भोलाभाई पटेल ने। तो ये बात आप ध्यान रखें। बगुलों के पंख पूरी कविता मैंने ली है और वैसे ये पैराग्राफ आ चुका है दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और संदर्भ प्रसंग मैंने दोनों शामिल किए हैं। तो इस कविता का यदि आप संदर्भ लिखना चाहेंगे तो संदर्भ आप लिख सकते हैं। देखिए, संदर्भ प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोभाग 2 में संकलित कविता बगुलों के पंख से लिया गया है, जो कवि उमाशंकर जोशी द्वारा रचित है। प्रसंग आपको ज्यादा बड़ा नहीं करना, प्रसंग बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मैंने लिखा है और क्लास भी शॉर्ट एंड स्वीट है। बिल्कुल अभी 5-15 मिनट क्लास अपनी खत्म हो जाएगी ताकि आपको ज्यादा समय पढ़ने को मिलेगा। देखो, इस अंश में कवि ने संध्याकालीन प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, प्रसंग में क्या लिखोगे? इस अंश में कवि ने संध्याकालीन प्रकृति का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है, प्रकृति का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। यहाँ पर प्रस्तुत और जोड़ देना दोस्तों, क्या हो जाएगा? प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब देखो व्याख्या देखते हैं। कविता इस तरह से शुरू होती है कि कवि संध्या समय क्या करता है, आसमान को देखता है। आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं, यानी कि आसमान, पूरा आसमान जो है वो काले बादलों से आच्छादित है और उन्हीं काले बादलों के नीचे कुछ बगुले जो हैं, बगुले जो कि सफेद रंग के होते हैं, बगुले जो हैं वो एक पंक्ति बना करके क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। इस दृश्य को जब कवि देखता है तो उसके मन में जो भाव आते हैं, इस दृश्य को देखने के बाद कवि के मन पर जो प्रभाव पड़ता है, उसी प्रभाव को कवि ने शब्दों के माध्यम से व्यक्ति दी है। देखो दोस्तों, बात करते हैं। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। कवि कहता है कि आसमान में जो बगुले पंक्ति बना करके उड़ रहे हैं, आसमान में जो बगुले पंक्ति बना करके उड़ रहे हैं, वे बगुले बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा है, जो कि मेरी आंखों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। कजरारे बादलों की छाया न छाया, तैरती सांझ की सद तेज श्वेत काया। उपमा अलंकार है दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें मानवीकरण भी होगा। देखिए, कजरारे बादलों की छाया न छाया, तैरती सांझ की सद तेज श्वेत काया। अब बात करें कि वो बगुलों की जो पंक्ति है, जो कि बिल्कुल यूं कह सकते हैं कि सफेद है, उजली है, तो बगुलों की जो पंक्ति है, कजरारे बादलों की छाया न छाया, पूरा आसमान जो है, पूरे आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं और उन्हीं काले बादलों के नीचे जो सफेद बगुले हैं वो पंक्ति बना करके उड़ रहे हैं या पंक्तिबद्ध होकर के उड़ रहे हैं। तो बगुलों की पंक्ति को देख करके कभी को ऐसा लगता है जैसे संध्या रूपी नायिका ने, अब मानवीकरण अलंकार भी है, ठीक है, और उपमा भी है। ठीक है, देखो, तो बात अपन करें कि जैसे संध्या रूपी नायिका ने क्या कर लिया हो, सफेद शरीर धारण कर लिया हो और वो सफेद शरीर धारण करके क्या कर रही हो, आसमान में विचरण कर रही हो। यानी कि एक तरह से मैं कह सकता हूं कि वो जो बगुलों की पंक्ति है वो कवि को पंक्ति नहीं लग करके क्या लगती है, संध्या रूपी नायिका लगती है। यानी कि जैसे संध्या ने शरीर धारण कर लिया, यानी कि कवि ने मानवीकरण किया है, तो जैसे संध्या रूपी नायिका ने क्या कर लिया हो, शरीर धारण कर लिया हो, सफेद शरीर धारण कर लिया हो और वो आसमान में क्या कर रही हो, विचरण कर रही हो। होले होले जाती मुझे बांध निज माया में, उसे कोई तनिक रोक रखो। कवि कहता है कि ये दृश्य जो है प्रकृति का संध्याकालीन, ये जो मनोरम दृश्य है, ये मुझे धीरे धीरे अपनी तरफ आकर्षित करता जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि इस दृश्य को कुछ पलों के लिए, कुछ समय के लिए रोक लिया जाए ताकि मैं जी भर करके इस दृश्य को क्या कर सकूं, देख सकूं। वो तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधे बगुलों की पांखें। और कवि कहता है कि इस प्रकार से आसमान, इस प्रकार से काले बादलों से आच्छादित जो आसमान है, जो कि जिसके नीचे काले बादलों से आच्छादित जो आसमान है,
जिसके नीचे की बगुले पंक्ति बना करके उड़ रहे हैं। ये दृश्य मुझे बहुत ही आकर्षित कर रहा है और ये दृश्य बहुत ही आकर्षित कर रहा है, मेरे हृदय को बहुत अच्छा लग रहा है। इस कारण बार बार मेरा मन जो है वो इसे देखने का व्यस्त हो रहा है या देखना चाहता है। ये इसकी व्याख्या हो जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य पर। तो आप देखिए काव्य सौंदर्य, कवि ने प्रकृति का सजीव शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। क्या प्रस्तुत किया है? सजीव शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे। दूसरे में लिखेंगे प्रस्तुत अंश में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। क्या किया है? मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। तेज श्वेत काया होले होले पंक्तियों में क्रमशः उपमा व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। और पूरी लाइन की अगर अपन बात करें तो मानवीकरण भी आप देख सकते हैं। प्रस्तुत अंश में खड़ी बोली हिंदी भाषा मुक्त चंद्र प्रसाद काव्य गुण व पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये काव्य सौंदर्य हो जाएगा। और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आप इस कविता को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, पेपर में अच्छा कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो इसके बनते हैं इंपॉर्टेंट, वैसे कविता इंपॉर्टेंट है। छोटा मेरा खेत, तो दोनों कविताओं से जो क्वेश्चन बनते हैं छोटे वाले वो मैंने शामिल किए हैं और बड़े क्वेश्चनों को भी शामिल किया है। देखो छोटा मेरा खेत किसकी रचना है? उमा शंकर जोशी की है। याद है दोस्तों? कवि किस खेत की बात करता है? कागजरूपी खेत की बात करता है। ठीक है, किसकी बात करता है? कागजरूपी खेत की बात करता है। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? शब्दरूपी बीज बोया। कौन सा बीज बोया है? शब्दरूपी बीज बोया है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के पहले वाली क्लासें देख सकते हैं। पूरी जो आरोभाग पद्य खंड है पूरा वो मैंने कंप्लीट करवाया है, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के क्रम वाइज जाकर के देख सकते हैं। क्रम वाइज 1 2 3 इस तरह से। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो वाक्य इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने करवाए हैं। परिचय मैंने लिखवाए हैं, परिचय भी करवाए हैं। आगे देखो शब्द रूपी बीज आ जाएगा। कोई अंदर कहीं से आया, अंदर शब्द का अर्थ है। अब देखो दोस्तों दोनों याद रखना, कवि के संदर्भ में अंदर शब्द का अर्थ होगा भावनाओं की आंधी, यही याद रखना है वैसे आपको। और किसान के संदर्भ में यदि पूछे तो फिर मानसून, किसका? अंदर शब्द का अर्थ। छोटा मेरा खेत चौकोना में किस शैली का प्रयोग हुआ है? बिंबात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? बिंबात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। ये आप ध्यान रखें। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बड़े क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। छोटा मेरा खेत कविता में चौकोर खेत को कागज का पन्ना क्यों कहा गया है? अब बात अपन करें दोस्तों, ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है सीबीएसई बोर्ड के अंदर। 3 बार, 2009 में आया, 2012 में आया, 2016 में भी आया। 3 बार आ चुका है, तो थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। देखो छोटा मेरा खेत कविता में चौकोर खेत को कागज का पन्ना क्यों कहा गया है? क्योंकि बात अपन करें छोटा मेरा खेत जो कविता है इसमें कवि की तुलना किसान से की है। कवि मानता है कि जिस प्रकार से किसान मानसून आने के बाद क्या करता है? खेत की अकाई जुताई करता है और उसमें बीज बो दिया करता है। उसी प्रकार से कवि भी क्या करता है कि जब भावनाओं की आंधी उसके हृदय में उमड़ने लगती है, भावनाओं के प्रवाह में जब वो बहने लगता है तो अपनी भावनाओं को शब्दों का रूप दे करके क्या करता है? कागज पर अंकित कर दिया करता है। ठीक है, अब बात अपन करें कि किसान जो होता है वो बीज के साथ साथ क्या करता है? खेत को पानी से सींचता है, खाद भी देता है और बीज उसी का पोषण प्राप्त करके क्या करता है? पौधे के रूप में विकसित हो जाता है, मतलब फसल के रूप में विकसित हो जाता है। उसी प्रकार से कवि भी क्या करता है कि जो शब्द रूपी बीज है उसको कल्पना के सहारे क्या करता है? कविता के रूप में अंकित करता है, यानी कविता के रूप में लिख दिया करता है। इसी वजह से कवि ने बात अपन करें कि किसान के चौकोर खेत को क्या कहा है? कागज का पन्ना कहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। छोटा मेरा खेत कविता में बीज गल गया निशेष से क्या तात्पर्य है? बीज गल गया निशेष का मतलब होता है पूर्ण रूप से। ये भी क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई बोर्ड 2010 में। हाँ देखिए बात अपन करते हैं। छोटा मेरा खेत कविता में बीज गल गया निशेष, बीज गल गया निशेष। देखिए बात अपन करते हैं कि किसान तो खेत में क्या करता है? बीज बोता है, बीज के साथ खाद भी डालता है और पानी उसे सींचता है। जो बीज होता है वो यूं कहें कि
पानी और खाद का पोषण प्राप्त करके अंकुरण के रूप में, अंकुर के रूप में, नए अंकुर के रूप में विकसित होता है, पौधे के रूप में विकसित होता है। उसी प्रकार से क्या होता है कि कवि के हृदय में जब भावनाओं की आंधी उमड़ने लगती है, भावनाओं के प्रभाव में वो जब बहने लगता है, तो विचार और अभिव्यक्ति का जो शब्द रूपी बीज है, उस बीज को कल्पना के सहारे क्या करता है, कागज पर अंकित करता है, अर्थात कविता के रूप में लिखता है। यही इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्थ हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, रोपाई सन की कटाई अनंतता की क्या आशय है? सीबीएसई बोर्ड 2010 में आ चुका है। तो देखो, रोपाई सन की कटाई अनंतता की लाइन जो है ये कविता के लिए आई है। किसके लिए आई है? कविता के लिए आई है। कवि कहता है कि श्रेष्ठ जो कविता होती है, श्रेष्ठ जो साहित्य होता है, तो उसका निर्माण जब कवि करता है, यानी कि श्रेष्ठ साहित्य एक बार लिख दिया जाता है तो उस साहित्य का कभी अस्तित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि अनंत काल तक श्रोता और पाठक क्या करते रहते हैं, उस कविता को पढ़ते रहते हैं और आनंद की अनुभूति करते रहते हैं। और जितनी बार कविता पढ़ी जाती है उसका महत्व उतना ही बढ़ता चला जाता है। यानी कि कविता पर देश, यही कह सकते हैं कि कविता पर समय और स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये इसका आशय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि ने कविता को रसकाक्ष पात्र क्यों कहा है? कवि ने कविता को रसकाक्ष पात्र क्यों कहा है? कवि ने कविता को रसकाक्ष पात्र इस वजह से कहा है क्योंकि बात अपन करें कि कविता रस का एक ऐसा पात्र है जिसमें से आप कितना ही रस भर भर करके पी लो, कितना ही रस प्राप्त करो, लेकिन उसका रस कभी समाप्त नहीं होता। कहने का मतलब ये होगा कि कविता को जितनी बार पढ़ा जाता है उससे उतना ही आनंद प्राप्त होता है और उतना ही आनंद उसमें बढ़ता चला जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि कविता को जितनी बार पढ़ा जाएगा उसका महत्व बढ़ता जाएगा, और हम एक बार पढ़ेंगे तो कविता कम समझ में आती है तो कम आनंद की अनुभूति होती है। जब दोबारा से पढ़ेंगे तो कविता और ज्यादा समझ में आएगी और उससे हमें और ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी। तो कविता या रस का एक ऐसा पात्र है जिसमें से आप कितना रस भर भर करके पी लो, लेकिन कभी समाप्त नहीं होता। इसी वजह से कवि ने कविता को रस का अक्षय पात्र कहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप यदि मेरे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बेल आइकन बटन को दबाइए, और ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में बात अपन करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों, ये अपना पद्यखंड कंप्लीट हो चुका है और मैं चाहता हूं कि 20 तारीख को अपना अनिवार्य का पेपर है, उसके पहले मैं आपको जो गद्य वाले चैप्टर हैं उनकी मेन जो बातें हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, उनकी भी मैं आपसे चर्चा कर लूँ, क्योंकि ज़्यादातर देखो मैट्रिक क्या होता है, चैप्टरों से होता है ना। तो मैं चैप्टर करवा दूँ आपके, ताकि आपका अच्छे से अच्छा पेपर हो आपका, आप अच्छी तरह से आप उत्तर दे सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।